स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री ग्रेड 10th और हम पढ़ रहे हैं लास्ट चैप्टर और उसके लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, ताकि हमें ये पता हो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किस तरह लिखने हैं। अब हमने करने हैं सॉल्व इस लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि हमारी बुक के ही एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, और हमने देखना है कि अगर यही लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हमने कैसे सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक एक हेडिंग बताऊंगी साथ साथ, तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम इन एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो आपके पेपर में लिखी होनी जरूरी है, क्योंकि ये एक्सटेंसिव क्वेश्चंस बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव का मतलब यही होता है कि जहां पे बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन की जा रही हो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में जो बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी कहा गया है कि एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। डायग्राम्स की हेल्प से हमने एक्सप्लेन करना है। आपके सामने मैंने 3 डायग्राम्स रखी हैं ताकि आपको पता हो कि ये कौन सी डायग्राम्स ड्रॉ करनी। डायग्राम्स वही हैं स्टूडेंट्स जो हमारी बुक की डायग्राम्स है। ठीक है, सबसे पहली डायग्राम किस चीज की, आप सबको पता लग गया होगा, ये है ग्रेविटी सेपरेशन की। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन की डायग्राम है जिसमें हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड और हम लेते हैं और इस तरह से हम देख लेते हैं कि कैसे हमने सेपरेट आउट करना है गैंग पार्टिकल्स को। बेसिकली इनकी डिटेल में हम अभी बात करते हैं थोड़ी देर तक, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं बारी बारी। दूसरी हमारी जो डायग्राम है ये है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, ये वो डायग्राम्स हैं जो बुक की डायग्राम्स हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़ी आसान सी डायग्राम्स है। अगर आप इनकी एक दफा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ आप इनको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड डायग्राम है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम बारी बारी बात कर लेते हैं कि हमने जब इस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना है तो कौन सी हेडिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमने देनी है और किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है। कॉन्सेंट्रेशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन का ये जो प्रोसेस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का, ये आखिर किस चीज का प्रोसेस है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आप सबको डेफिनेशन पता है कि इसमें हम सेपरेशन करते हैं गैंग पार्टिकल्स की और ओर की। ठीक है, आपने ये बताना है, फिर आपने बताना है इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसकी 3 टाइप्स हैं, ये भी आप सबको पता है। ठीक है, मैं आपको हेडिंग्स बता रही हूँ जो कि पेपर में लिखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया, और साथ ही साथ अब आगे हम चलेंगे और मेथड्स टू कॉन्सेंट्रेट द और देखेंगे। टाइप्स में बेसिकली आ जाता है, लेकिन हम उसको बारी बारी हर टाइप को डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स है ना हमारे पास। ठीक है, हर टाइप को हमने अब बारी बारी क्योंकि डिस्कस करना है, तो सबसे पहले जब आपने टाइप्स की हेडिंग दे देनी है, टाइप्स की हेडिंग दे दें, या आप ना ये भी कर सकते हैं कि आप इधर हेडिंग दे दें मेथड्स टू कॉन्सेंट्रेट और। ठीक हो गया, ये हेडिंग्स देके आपने पॉइंट फॉर्म में तीनों जो आपके पास कंसंट्रेशन के प्रोसेस हैं उनको लिख देना है। लेकिन उसके बाद फिर आपकी हेडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी सेपरेटली ग्रेविटी सेपरेशन की। ग्रेविटी सेपरेशन में किस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होता है वो लिखना है आपने। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन की पहले आपने डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आपने इसका मेथड एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, इसके बारे में आपने पता है क्या करना है। इस तरह से आपने मेजर हेडिंग दी, फिर आप इसकी माइनर हेडिंग दें डेफिनेशन की, और साथ ही साथ दूसरी हेडिंग दे वर्किंग की, कि ये प्रोसेस कंटिन्यू किस तरह से होता है। ठीक हो गया, इसी तरह से आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो होगी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्योंकि आपके पास मेथड्स में दूसरा मेथड है ना, और डायग्राम्स वही है ग्रेविटी सेपरेशन की जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई है ना। जब आपने डेफिनेशन और वर्किंग लिखनी है फिर आपने साथ ही वो डायग्राम ड्रॉ भी करनी है। ये हो गई आपकी मेन हेडिंग, और साथ आपने इसकी लिख देनी है डेफिनेशन और वर्किंग। ठीक है, इसकी डिटेल एक्सप्लेन कर देनी है और साथ ही साथ आपने इसकी डायग्राम भी बना देनी है। थर्ड हम आ जाते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्योंकि हमारा तीसरा मेथड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की हम देंगे यहाँ पे हेडिंग। ठीक है, और उसके बाद आपने इसकी जो सब हेडिंग्स होंगी वो होगी डेफिनेशन और वर्किंग एज इट इज, और साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताई है वो भी आपने लिख देनी है। डेफिनेशन में सिर्फ ये बताएं कि प्रोसीजर में होता क्या है, किस बेसिस पे सेपरेशन हो रही है, फिर वर्किंग में डिटेल एक्सप्लेन करें कि कैसे वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। डायग्राम जरूर बनाएं अगर क्वेश्चन में आता है ना पेपर में। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपके पेपर में जब क्वेश्चन आए और आपसे किसी भी एक मेथड का पूछा जाए तो भी डायग्राम जरूर बनाएं, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, मेंशन नहीं भी है तो डायग्राम बनाएं, क्योंकि डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे एक्सप्लेन द प्रोसेस, दे हेल्प यू एक्सप्लेन द प्रोसेस। ठीक हो गया,
बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग विद रेफरेंस टू कॉपर। ठीक है, विद रेफरेंस टू कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने रोस्टिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू कॉपर, क्योंकि कॉपर मेटल की वो एक्सट्रैक्शन है जो हमने सबसे पहले हमारी बुक में पढ़ी है, बाकी मेटल्स तो हमने बाद में पढ़े हैं। ठीक है, अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले तो आपने बताना है कि रोस्टिंग आखिर कौन सा प्रोसेस होता है। तो रोस्टिंग आप सबको याद होगा कि एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। क्योंकि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी होती है रोस्टिंग के प्रोसेस तक, और ये फिर सेकंड स्टेप है ना मेटलर्जी का, तो आपने इसमें पहले तो बताना है कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ये इस चीज का प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या डिटेल बतानी है, दूसरी डिटेल जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि रोस्टिंग का प्रोसेस आखिर है क्या। ठीक है, फिर रोस्टिंग की हेडिंग दें और इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें, बल्कि डेफिनेशन को सिर्फ अभी लिखें, एक्सप्लेन नहीं करें। आपने डेफिनेशन डिटेल में लिख देनी है। क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, जब आपने ये लिख देना है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने बताना है कि हम किस एग्जाम्पल को यूज कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं कॉपर पायराइट की एग्जाम्पल को। ठीक है, हमारी बुक में जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है हम भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे पेपर में। सबसे पहले हमने बता दिया सिंपली कि रोस्टिंग होता क्या है, फिर हमने कॉपर पायराइट की एग्जाम्पल ली, फिर हमने बताया कि कॉपर पायराइट की जब एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन जो इसमें हो रहा होता है वो आप सबके लिए मैं दोबारा लिख देती हूँ। कॉपर पायराइट है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसकी अब हमने कैसे रोस्टिंग करनी है, एक्सेस ऑफ एयर का मतलब है कि ऑक्सीजन होगी या ऑक्सीजन गैस होगी। ठीक है, फेरस सल्फाइड बन जाएगा। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप अभी तक आपको याद हो गया होगा। क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। इस तरह से रोस्टिंग का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रोस्टिंग की केमिकल रिएक्शन हो, किसी और चीज के बारे में बात हो, ये सारी की सारी चीजें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में रोस्टिंग का पूछा जाए तो आपको स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन का बताने की जरूरत नहीं है, रोस्टिंग पे आपने बात खत्म कर देनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन अमोनिया सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है, सॉल्वेज प्रोसेस पे बेसिकली आपने डिटेल्ड नोट लिखना है। सॉल्वेज प्रोसेस, अब आप सबको पता है सॉल्वेज प्रोसेस क्यों यूज होता है। ये क्वेश्चन किस किस तरह आ सकता है, पहले ये इंपॉर्टेंट चीज सुन लें। आपके पास आ सकता है एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडा ऐश। आप सबको पता है कि सोडा ऐश किसको कहते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश कहते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का नाम रखते हैं सोडा ऐश। ठीक है, साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है सिंपल स्टेटमेंट एक्सप्लेन सॉल्वेज प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिंपली पूछा जाएगा, या जो अभी हमने क्वेश्चन बुक का देखा है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन अमोनिया सॉल्वेज प्रोसेस। जो भी स्टेटमेंट हो, सॉल्वेज प्रोसेस की डिटेल अगर आपसे पूछ ली गई है ना, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने जो बुक में जिस तरह से सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करें, और आपकी पहली हेडिंग होनी चाहिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल इसका लिखें। प्रिंसिपल आप सबको पता है कि इसका क्या है। प्रिंसिपल हमारे पास यही होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की लो सॉल्युबिलिटी होती है, लो टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेल्सियस पे, और हम इसकी किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं वो सारी चीजें लिखनी है। प्रिंसिपल के बाद स्टूडेंट्स आपने इसका रॉ मटेरियल इसके लिखने हैं कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स लिखने के बाद जिसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड या ब्राइन है, लाइमस्टोन है, अमोनिया गैस है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बेसिक रिएक्शंस लिखने हैं। आप यहाँ पे हेडिंग दे दें बेसिक रिएक्शंस की, या आप यहाँ पे हेडिंग दे दें स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, एक ही बात है। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, ये दोनों हेडिंग्स आप दे सकते हैं, दोनों इकट्ठी नहीं देनी, इनमें से कोई एक देनी है। इसके बाद आप सबको पता है कि इसके 6 प्रोसेस हैं, 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, बेसिक रिएक्शंस में वो सारे के सारे स्टेप्स आपने लाजमी लिखने हैं। जिसमें आपके पास पहला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे बारी बारी लिख देती हूँ। ठीक है, पहला स्टेप है आपके पास, ये सब हेडिंग्स आ जाएंगी आपके पास, लेकिन आपने इनकी भी हेडिंग जरूर बनानी है। ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन हो जाएगा। ठीक है, कि किस तरह से अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है स्टेप, सेकंड स्टेप इज कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। ये कार्बोनेटिंग टावर में होता है। थोड़ा सा मैं बस रिवाइज करा रही हूँ बिकॉज आई नो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपने पेपर में इस तरह
इसको ना कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपने पहले अमोनिकल ब्राइन की प्रिपरेशन की, सेकंड स्टेप था उसकी कार्बोनेशन, थर्ड स्टेप होता है हमारे पास फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट की फिल्ट्रेशन करते हैं, यही स्टेप होता है हमारे पास जिसमें हम क्या करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अलहदा से प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना हम इसको सेपरेट आउट कर पाते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, कैल्सिनेशन का फोर्थ स्टेप है। ये बड़े इजी से सारे स्टेप्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिकवर होती है, आप सबको याद होगी ये बात। ठीक है, फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम। अब किस चीज की प्रिपरेशन हो रही है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और लास्ट स्टेप हमारा क्या है, अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया रिकवरी टावर। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आपका सॉल्वेज प्रोसेस के ये जो बेसिक स्टेप्स हैं विद केमिकल रिएक्शन, ये सारे के सारे लिखने जरूरी हैं। मैंने आपको हेडिंग्स लिख के बताना था अभी सिर्फ कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस आपको ऑलरेडी आते हैं, वो इसके दरमियान में जरूर लिखें। और अगर आप चाहें तो एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस भी लिख लें, नहीं लिख लें तो उसका भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको बारी बारी ये बताना चाह रही हूँ कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सॉल्वेज प्रोसेस पे डिटेल्ड नोट कहा गया है, तो एडवांटेजेस भी लिख लें, एडवांटेजेस की भी अलहदा से हेडिंग दे दें। और अगर सिर्फ इतना कहा जाए कि आपने इसके बारे में बताना है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द सॉल्वेज प्रोसेस, तो फिर आपने एडवांटेजेस नहीं लिखने। ठीक है, इस तरह से आपने एडवांटेजेस लिखने हैं, जिसमें आपने बताना है कि पोल्यूशन फ्री है, चीप है, इसमें अच्छी क्वांटिटी हम ले लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं रिएक्टेंट्स को। ये सारी की सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पे नोट लिखें। ठीक है, मैं आपके लिए स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप सबने याद रखना है कि आपके पास ये जो इस चैप्टर के जितने भी प्रोसेस हमने अभी तक पढ़े ना, वो सारे के सारे पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपने सबको जरूर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जरूरी है कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि आखिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर इनटू इट्स फ्रैक्शन। ठीक है, कौन से दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वेपोरेशन और कंडेंसेशन इन्वॉल्व होता है। किस बेसिस पे डिफरेंस होता है, किस बेसिस पे सेपरेशन होती है, ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने डिटेल में लिखनी है। फिर हम चलेंगे इसके प्रिंसिपल की तरफ, और जब हम इसका प्रिंसिपल लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल में आपने बताना है कि किस तरह से इन सब्सटेंसेस को बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे सेपरेट आउट किया जाता है। जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो पहले सेपरेट हो जाते हैं, जिनके ज़्यादा होते हैं वो एंड पे होते हैं। और फिर इस तरह से कंडेंसेशन हो जाती है उन वेपर्स की जब उनका बॉइलिंग पॉइंट से जो है टेम्परेचर नीचे जाने लगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एपरेटस की, कि ये प्रोसेस कहाँ पे कैरी किया जाता है। तो ये मैं आपको अभी यहीं पे बता देती हूँ कि ये एक फ्रैक्शनेटिंग टावर या ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस होता है। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग टावर, या इसको ऑयल रिफाइनरी भी कहते हैं। ऑयल रिफाइनरी, ऑयल क्या चीज़ है ये आप सबको पता लग गया होगा कि ऑयल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को ही कह रहे हैं। क्रूड ऑयल क्या चीज़ है, पेट्रोलियम ही है हमारे पास। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब आगे चलते हैं, इसके स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप्स जो इन्वॉल्व है ना, स्टेप्स इन्वॉल्व की आपकी आ जाएगी हेडिंग। और स्टेप्स इन्वॉल्व में सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने हीट करना है, हीटिंग ऑफ क्रूड ऑयल। हीटिंग ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, हीट होगा किस टेम्परेचर पे होगा, 400 डिग्री सेल्सियस पे होगा, हाई प्रेशर पे होगा। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है वेपोरेशन। वेपोरेशन का क्या मतलब होता है कि आपने वेपोरेट किया, हाई टेम्परेचर दिए ना, तो जिसकी वजह से सारे के सारा जो क्रूड ऑयल है वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ले जाएंगे बॉटम से, और इस तरह से इसके वेपर्स जो हैं वो टॉप की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आप सबको पता है किस तरह से होगी कंडेंसेशन। इस तरह वैसे ना हेडिंग्स लिखने से आपको क्वेश्चन भूलेगा भी नहीं, प्रोसेस भी नहीं भूलेगा। कंडेंसेशन कैसे होगी कि जिनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो जल्दी कंडेंस कर जाएंगे लोअर पार्ट ऑफ द टावर में, क्योंकि टावर के टॉप तक जाते जाते टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है।
तो जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले फ्रैक्शन आउट कर जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, जिनके ज्यादा है वो एंड पे होंगे। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व वाली बात हमने कर ली। अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस की जब हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें 6 हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस हैं। 6 है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, क्योंकि जिनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई है इसको आपने रेजिडुअल ऑयल से नहीं करना कंफ्यूज। ठीक है, आपने याद रखना है कि ये जितने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जब बात है ना तो उसमें रेजिडुअल ऑयल काउंट नहीं होता, क्योंकि रेजिडुअल ऑयल कब काउंट होता है, जब उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई होती है। क्योंकि अभी उसकी हुई ही नहीं है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपने बताना है इन सब के बारे में कि इनके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे, क्योंकि आप नोट लिख रहे हैं ना, तो आपने जो इनके फ्रैक्शंस के नाम पढ़े, फिर इनके ये पढ़े कि कॉम्पोजिशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं और यूजेस क्या हैं। ठीक है, आपके पास कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं। पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, आपको पता है ना कि हम ये किस तरह लिखते हैं। हम शुरू करते हैं फ्रॉम द लाइटेस्ट। ठीक है, लाइटेस्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल टॉप ऑफ द टावर पे जाके सेपरेट आउट होता है। फिर आपके पास है पेट्रोलियम ईथर। ठीक है, देन यू हैव गैसोलीन। गैसोलीन के बाद यू हैव केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल के बाद डीजल ऑयल है, और डीजल ऑयल के बाद है फ्यूल ऑयल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल और इस तरह से हमारे खत्म हो जाते हैं। ये हैं टॉप वाले जो कि टॉप पे सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, ये सेपरेट एट द टॉप, सेपरेट एट द टॉप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बिल्कुल टॉप पे ये सेपरेट आउट होते हैं। और ये वाले फ्रैक्शंस वो हैं विच सेपरेट एट द बॉटम। तो जो बॉटम पे सेपरेट आउट हो रहे हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होंगे, और जो टॉप पे हो रहे हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे। आई होप आपको ये बात याद होगी। आपने इनकी कॉम्पोजिशन लिखनी है, और कॉम्पोजिशन लिखते हुए पता है क्या इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करनी है कि कॉम्पोजिशन में स्टूडेंट्स ये होता है कि ये आपके पास ये एक डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला नहीं होता इन सब का। इनफैक्ट इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स की रेंज होती है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हर फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, सिंगल कंपाउंड नहीं है। अगर हम बात करें ना जिस तरह यहाँ पे पेट्रोलियम गैस की, जिस तरह फॉर एग्जांपल, तो पेट्रोलियम गैस में C1 to C4 आपके पास इसका होता है कार्बन रेंज। तो C1 to C4 का क्या मतलब है कि इसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, ये एक कंपाउंड नहीं है सिर्फ। ठीक है, ये आपने पूरी डिटेल इसमें एक्सप्लेन करनी है, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। कॉम्पोजिशन लिखें, यूजेस लिखें। यूजेस आपको 1-2 हर फ्रैक्शंस के आने चाहिए, और उस तरह से आपका क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड, एक्सप्लेन शोइंग द फ्लो शीट डायग्राम। ठीक है, यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, के यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया हमने डिटेल में पढ़ा था। यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले आपने बताना है कि इसके रॉ मटेरियल्स क्या हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले बताएं कि इसके रॉ मटेरियल्स क्या हैं। रॉ मटेरियल्स आप सबको याद होगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है वो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की जब बात करेंगे तो साथ ही साथ आप हेबर्स प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस प्रोसेस से ही तो अमोनिया मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, अमोनिया मैन्युफैक्चर होती है। कंडीशन जरूर लिखें, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन बिल्कुल ठीक तरह से लिखें। उसके बाद आपने आ जाना है प्रोसेस की तरफ और बताना है कि इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये सारी आपकी हेडिंग्स हैं। ठीक है, स्टेप्स कितने इन्वॉल्व हैं आपको पता है, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। 3 स्टेप्स की जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी हम बात करेंगे। 3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। पहला है रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप है हमारे पास यहाँ पे यूरिया फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिया फॉर्मेशन। इन सब के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आप सबने याद रखने हैं। मैं आपको अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे किस तरह सॉल्व करना है। थर्ड है ग्रेन्युलेशन ऑफ यूरिया, ग्रेन्युलेशन ऑफ यूरिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमें ये भी कहा एक्सप्लेन शोइंग द फ्लो शीट डायग्राम। तो यहाँ पे जो हमारी बुक की फ्लो शीट डायग्राम है ना, वही आपने बनानी है, पेपर में भी उसी को यूज करना है। ठीक है, फ्लो शीट डायग्राम आपको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें रिएक्शन चैम्बर आपको नजर आ रहा है।
फर्स्ट स्टेप जो आ रहा है यहाँ पे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस की जा रही है, साथ ही साथ अमोनिया लिक्विड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक हो गया, ये मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड की जा रही है। हमारा जो पहला स्टेप है रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन चैम्बर के अंदर ये स्टेप कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड स्टेप है यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन में आप सबको पता है कि अमोनियम कार्बामेट को हम एवेपोरेट करते हैं स्टीम के साथ, ठीक है, और इसको डिहाइड्रेट करते हैं ताकि यूरिया फॉर्मेशन हो, इसमें से वाटर निकले। तो आप देख सकते हैं कि एवेपोरेटर आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, यूरिया फॉर्मेशन में स्टीम यूज हो रही है, एवेपोरेशन करनी है, इसी वजह से जो सेकंड चैम्बर है ना उसको एवेपोरेटर कहते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि ये देखें वाटर, ठीक है, क्योंकि स्टीम यूज हो रही है और इसके अलावा वाटर डिहाइड्रेट भी हो रहा है, अमोनियम कार्बामेट में से सेपरेट आउट हो रहा है। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास ये सेकंड स्टेप कंटिन्यू हो जाएगा जो कि है यूरिया फॉर्मेशन का। थर्ड स्टेप की जब हम बात करेंगे तो वो है ग्रेन्युलेशन ऑफ यूरिया। किस तरह से ग्रेन्युलेशन की जाती है कि आप लिक्विड यूरिया को वेपोरेट करते हैं ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए, और उसके ऊपर लो या उसके ऊपर अंडर बहुत हाई प्रेशर आप हॉट करंट ऑफ एयर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हॉट एयर आप देख लें, ये लिखी हुई है। ठीक हो गया, हॉट एयर इंट्रोड्यूस करते हैं, इससे क्या होता है कि एवेपोरेट हो जाता है और जो लिक्विड यूरिया है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो यूरिया बन गया वो चला गया स्टोरेज तक, ये आपका फोर्थ, ये था थर्ड और ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप, वो चला गया स्टोरेज तक। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास सेकेंड स्टेप में देखें कि जो वाटर भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और अमोनिया भी, जो अनरिएक्टेड चीजें रह गई हैं वो दोबारा से रिएक्शन के स्टार्ट में भेज दी जाती हैं ताकि दोबारा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, बहुत ही इजी सी फ्लोशीट डायग्राम है, ये पेपर में आपने जरूर बनानी है, इसी से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो जरूर लिख लेने हैं। पहले स्टेप का केमिकल रिएक्शन मैं आपको इधर लिख के दिखा देती हूँ। रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, दोनों आपके पास गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा गैसियस फॉर्म में। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, आप सबको पता है, और बन जाएगा अमोनियम कार्बामेट। ठीक है ना, ये पता है ना आपको कि अमोनियम कार्बामेट बनेगा, और इसका फॉर्मूला याद रखना बड़ा जरूरी है, ये मैंने आपको वैसे भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप है हमारे पास यूरिया फॉर्मेशन। अमोनियम कार्बामेट होगा, अमोनियम कार्बामेट, और यहाँ पे इस स्टेप में क्या होता है, क्योंकि एवेपोरेशन होती है, स्टीम प्रोवाइड की जाती है, डिहाइड्रेट किया जाता है अमोनियम कार्बामेट को, तो यूरिया बन जाता है। ठीक है, और क्या होता है स्टूडेंट्स के यूरिया फॉर्मेशन के साथ साथ जो इसमें से वाटर है वो निकल जाता है, अमोनियम कार्बामेट में से वाटर निकल जाता है, तभी तो हम कहते हैं कि हमने अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन करा दी बेसिकली। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास जब हम चलेंगे, थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेन्युलेशन है। और ग्रेन्युलेशन के कोई केमिकल इक्वेशन नहीं है, लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से होती है। ये स्टीम ऑफ हॉट एयर में होती है और ये इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, आपने भी इसी तरह से पेपर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ क्रूड ऑयल इज रिफाइंड, एक्सप्लेन टू इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम अलोंग विद देयर यूजेज। देखें, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की बात हो रही है। ठीक है, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि रिफाइनिंग की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो आप सबको पता है कि हम बेसिकली यहाँ पे प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। प्योरिफिकेशन की बात करेंगे तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जिक्र करेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेसिस पे है, तो आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की भी डेफिनेशन लिखनी है कि ये बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे आप सेपरेट आउट करते हैं फ्रैक्शंस को। ठीक है, और इस तरह से आप इसका प्रिंसिपल और डेफिनेशन लिखेंगे जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद आपने बताना है कि कितने फ्रैक्शंस होते हैं, तो आपको पता है कि टोटल 6 फ्रैक्शंस हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया है कि एक्सप्लेन 2 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम अलोंग विद देयर यूजेज, तो आपने कोई से 2 ही बताने हैं। 6 है ना टोटल, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन और पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल। आपने कोई से 2 बताने हैं। मैं यहाँ पे डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल बता देती हूँ, आपने उनकी हेडिंग देनी है डीजल ऑयल की, जिस तरह डीजल ऑयल की हेडिंग दें। साथ ही साथ आपने किस तरह कोई से भी 2 फ्रैक्शंस आप लिख सकते हैं जो भी आपको याद हो, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि पेपर में किस तरह लिखने हैं। डीजल ऑयल की हेडिंग देंगे आप, सबसे पहले इसकी कॉम्पोजिशन की फिर सब हेडिंग देंगे कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। इसकी कॉम्पोजिशन आप सबको पता है C13 to C15 है। सेकेंड हेडिंग आप देंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग
बॉइलिंग पॉइंट कह लें, बॉइलिंग रेंज कह लें। वैसे ना बॉइलिंग रेंज कहें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके पास एक रेंज है, एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मिक्सचर है ना हाइड्रोकार्बन्स का, तो एक रेंज पे जाकर ये बॉइल करेगा, इसका एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। तो क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट? इसकी बॉइलिंग पॉइंट की जो रेंज है वो है 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी सब हेडिंग आ जाएगी यूजेस की, और जो सब हेडिंग है यूजेस की उसमें आपने स्टूडेंट्स बताने इसके यूजेस। तो कैसे क्या है इसके यूजेस? ये फ्यूल के तौर पे यूज होता है इन बसेस, ट्रक्स, रेलवे स्टेशन या ट्यूबवेल इंजन, हैवी व्हीकल्स, इन सब में फ्यूल के तौर पे यूज होता है। ठीक हो गया। दूसरी आपकी हेडिंग है फ्यूल ऑयल की। जरूरी नहीं कि आप यही दो याद करें, आप कोई भी याद कर सकते हैं, आप बल्कि 6 के 6 याद करें, पेपर में जो आपको ज्यादा बेहतर आते हो आप वो मेंशन कर दें। ठीक है। अब इसकी भी सब हेडिंग आएगी। सबसे पहले कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन बताएं इसकी क्या है? कॉम्पोजिशन है इसकी C15 टू C18। ठीक है, C15 टू C18। इसी तरह से आपको समझ लग गया होगा कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड नहीं प्रेजेंट होता है इन फ्रैक्शंस में। उसके बाद आप इसकी भी बॉइलिंग रेंज बताएं कि क्या रेंज है इसकी, बॉइलिंग रेंज है इसकी स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 350 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। फाइनली आपने इसके यूजेस बताने हैं, और यूजेस में आपने बताना है कि ये शिप्स और इंडस्ट्रीज में यूज होता है। शिप्स एंड इंडस्ट्रीज क्यों यूज होता है ये आप सबको याद होगा। ये यूज होता है टू हीट बॉयलर्स एंड फर्नेसेस, टू हीट बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। ठीक हो गया। इस तरह से दो के मैंने बता दिए हैं। पेपर में हो सकता है ज्यादा के पूछे जाए, हो सकता है सारे फ्रैक्शंस का पूछा जाए, तो उसी तरह से आपने डिटेल एक्सप्लेन करनी है जिस तरह से आपको पूछा जाएगा पेपर में। दो के मैंने बता दिए, लेकिन अगर सबका भी पूछा जाए तो यही आपका तरीका होना चाहिए। सारे का पूछा जाए तो आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से आपकी बुक में ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह भी आप करें, लेकिन आपके पास ये यही प्रोसेस है, यही तरीका है, आप इस तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट अ नोट इन डिटेल ऑन स्मेल्टिंग एंड बेसिमराइजेशन गिविंग अ स्पेसिफिक एग्जांपल। ठीक है, आपने बताना है स्मेल्टिंग के बारे में और आपने बताना है बेसिमराइजेशन के बारे में। स्पेसिफिक एग्जांपल यूज करनी है बुक में, क्योंकि हमारे पास कॉपर पायराइट की एग्जांपल यूज हुई है, इसलिए हम उसी को लेकर चलेंगे यहाँ पे। स्मेल्टिंग की सबसे पहले बात करते हैं। स्मेल्टिंग में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आएगी कि इट इज अ फर्दर हीटिंग ऑफ द रोस्टेड ओर। ठीक है, ओर थी जिसकी सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन हुई, उसके बाद उसकी रोस्टिंग हुई, और रोस्टिंग में आपने जब हीट अप कर लिया फिर आपने स्मेल्टिंग में भेजा, और रोस्टेड ओर की अब फर्दर हीटिंग है सैंड, फ्लक्स और कोक की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ एक्सेस ऑफ एयर है ब्लास्ट फर्नेस में। ये सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। ठीक है, फिर आपने प्रोसेस की हेडिंग देनी है और आपने डिटेल में बताना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक भी यूज होती है इस प्रोसेस में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, फेरस सल्फाइड जो हमारे पास रोस्टिंग के प्रोसेस से आया होता है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं हम। ठीक है, वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद हम उसका सैंड से मतलब रिएक्शन करवा देते हैं, सैंड फ्लक्स से। क्यों रिएक्शन करवाते हैं? ताकि स्लैग की फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज हैं वो सेपरेट आउट हो जाए। ठीक है, ये रिएक्शन मैं आपके लिए लिख देती हूँ एज इट इज, जिस तरह बुक में लिखा हुआ है आपने उसी तरह लिखना है। फेरस सल्फाइड है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, आपने इसका रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नहीं, एक्सेस ऑफ एयर आप ऑलरेडी दे रहे हैं, हीटेड एनवायरनमेंट है तो इस वजह से ऑक्सीजन ही होगी, क्योंकि बर्निंग के लिए हम यूज इसको करते हैं। आपके पास बन जाएगा फेरस ऑक्साइड, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई आपके पास, और इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस वो गैस है जो वेपोरेट आउट कर जाती है, ये आप सबको ऑलरेडी पता है। फेरस ऑक्साइड का फर्दर रिएक्शन किससे करवाया जाएगा? इसका रिएक्शन करवाया जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या चीज होती है? ये है सैंड फ्लक्स। ठीक है, सैंड फ्लक्स क्यों यूज होता है? ताकि स्लैग बन सके। ये वो स्लैग होता है स्टूडेंट्स जो कि इम्प्योरिटी है, जो कि सेपरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, अपर होल से ये सेपरेट आउट हो जाती है और इसी वजह से हम स्लैग फॉर्मेशन करते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या होता है स्टूडेंट्स? उसके अलावा ये होता है कि नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो क्यूप्रस सल्फाइड जो होता है, जो कि आपके रोस्टिंग के प्रोसेस में बनता है, उसकी भी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगा जिसमें क्यूप्रस सल्फाइड की हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में। जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज लिखे, आपको याद होना चाहिए कौन सी फिजिकल स्टेट कहाँ पे किस वजह से है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड में देखें कन्वर्ट हो गया क्यूप्रस सल्फाइड लिक्विड फॉर्म में ये अभी भी, और साथ ही साथ स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई है। ठीक हो गया, ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉमन है, आपको याद है सल्फाइड क्योंकि प्रेजेंट है और ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी। आप क्यूप्रस
ऑक्साइड और क्या चीज रिएक्ट करेंगे, फेरस सल्फाइड। ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनके रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि आपके पास क्यूप्रस सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, वो भी लिक्विड फॉर्म में क्योंकि हीटिंग हो रही है ना, और आपके पास फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, वो भी लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब आपकी अगली हेडिंग आ जाएगी और अगली हेडिंग है आपकी अबाउट मैट, के आखिर मैट क्या चीज है। मैट क्या चीज है स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा कि क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिक्सचर को हम कहते हैं मैट। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिक्सचर तैयार होता है इस प्रोसेस में, ठीक है, जिसको हम मैट कहते हैं। और जब मैट की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें 45% कॉपर मौजूद है। कॉपर पायराइट की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं ना, इसलिए हमने उसी को बताना है। तो ये मोल्टन मिक्सचर जो होता है ये लोअर होल से सेपरेट आउट होता है, मैट लोअर होल से होता है, स्लैग अपर होल से होता है, ये बात आप सबने याद रखनी है। ठीक है, इस तरह से आपका जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस है ना वो हो जाएगा कंप्लीट। बुक की जो डायग्राम है ब्लास्ट फर्नेस की वो जरूर प्रैक्टिस करें, वो जरूर ड्रॉ करें, इस तरह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, वो ज्यादा अच्छा लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने पूछा है बेसिमराइजेशन का, तो बेसिमराइजेशन की भी हमने जरूर बात करनी है। आपने बेसिमराइजेशन की बल्कि इस तरह हेडिंग ना दें, आप कोशिश करें कि मिडल में करके दें, क्योंकि आपके पास एक मेन हेडिंग है और उसके आगे उसकी सब हेडिंग्स है। ठीक है, बेसिमराइजेशन का प्रोसेस अब आप क्योंकि एक्सप्लेन करने लगे हैं तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, आखिर ये प्रोसेस करता क्या है, क्या होता है इस प्रोसेस में। इट इज फर्दर हीटिंग ऑफ मोल्टन मैट। ठीक है, पियर शेप बेसिमर कन्वर्टर में फर्दर हीटिंग है ताकि क्या हो कि आप मजीद मेटल को रिफाइन कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है, बेसिमर कन्वर्टर में ये होता है, इसी वजह से बेसिमराइजेशन कहते हैं। बेसिमर कन्वर्टर क्या चीज होती है, आप एक दफा उसकी भी हेडिंग दे दें, उसको भी एक्सप्लेन कर दें कि बेसिमर कन्वर्टर क्या चीज है। बेसिमर कन्वर्टर पियर शेप्ड है। ठीक है, बेसिमराइजेशन के लिए ये यूज होता है, एक पिवट पे फिक्स्ड होता है और इसको किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी सारी डिटेल थी। फिर आपकी हेडिंग आ जाएगी प्रोसेस की। प्रोसेस में क्या होता है, मोल्टन मैट को सैंड के साथ मिक्स किया जाता है, हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर में फिर इसका रिएक्शन कराया जाता है। जो रिएक्शंस है प्रोसेस की हेडिंग देने के बाद रिएक्शंस लिखने बहुत जरूरी है। रिएक्शंस में आपको पता है कि फेरस सल्फाइड का रिएक्शन होगा, फेरस सल्फाइड जो लिक्विड फॉर्म में था ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ये आप सबको ऑलरेडी पता है। फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, ये वही रिएक्शन है जो पहले हुआ है जिससे हमने स्लैग बनाना है, ताकि जो क्योंकि हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो उसके अलावा जितनी चीजें हमने उनको सेपरेट आउट कर देना है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड अब क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ आपके सैंड के साथ, सैंड के साथ फेरस ऑक्साइड रिएक्ट करेगा और आपके पास आयरन सिलिकेट बन जाएगा जो कि स्लैग है, जो कि फिर से सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, फर्दर सेपरेशन हो गई है इसकी। अब हम चलते हैं कॉपर की तरफ। क्यूप्रस सल्फाइड जो है ना उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा कि आप यहाँ पे हेडिंग दे दें कि आप इस किस चीज को यहाँ पे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे आप लेके चल रहे हैं फेरस सल्फाइड को। ठीक है, आपकी मिनी हेडिंग दे सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी क्यूप्रस सल्फाइड की। ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड की क्योंकि अगली बात है। क्यूप्रस सल्फाइड में क्या होगा फिर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रोसेस में ही चल रहा है सारा कुछ। ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड में अब क्योंकि आप हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर तो ऑलरेडी मौजूद है, तो पहले आपने फेरस सल्फाइड का उसके साथ रिएक्शन करवाया, अब आप करवाएंगे क्यूप्रस सल्फाइड का। केमिकल रिएक्शंस बैलेंस्ड में लिख रही हूँ, आपने भी इनको बैलेंस्ड याद रखना है। क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपके पास ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, भूलना नहीं है, क्योंकि सल्फाइड है ना रिएक्टेंट साइड पर, ऑक्सीजन भी है, इसी वजह से। अब आपके पास ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड आ गया है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है ये अभी तक, इसका रिएक्शन हो जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड से। ठीक है, वो भी लिक्विड फॉर्म में है और इसकी वजह से आपके पास बन जाएगा कॉपर, 98% प्योर कॉपर। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो कॉपर ऑब्टेन हुआ है यहाँ पे वो 98% प्योर कॉपर है, बाकी फिजिकल स्टेट्स एज इट इज याद रखें। अब इसके आगे भी हेडिंग होगी, यहाँ पे बात एंड नहीं करनी, क्योंकि बेसिमराइजेशन के बाद जो कॉपर ऑब्टेन होता है ना, इस कॉपर के बारे में क्या बात है, इसको हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इसको करेंगे, कन्वर्टर से निकालेंगे ना और इसको कूल डाउन करेंगे, तो ये ब्लिस्टर्स की फॉर्म में रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर की जो गैसेस होंगी, डिजॉल्व गैसेस, वो एस्केप कर जाएंगी, ब्लिस्टर की फॉर्म में रह जाएगा और इसके अंदर 98% प्योर कॉपर होगा। ठीक है, 98% प्योर कॉपर होगा और इस तरह से यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। स्पेसिफिक एग्जांपल जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वो स्पेसिफिक एग्जांपल यही है कि आप यहाँ पे कॉपर पायराइट यूज कर रहे हैं।
ठीक है, आपने ब्लिस्टर कॉपर का भी जिक्र कर दिया। इसके अलावा जब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए ना मेटलर्जी के बारे में, उसके जितने प्रोसेस होते हैं उनके बारे में, तो स्टूडेंट्स आगे एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि जिस तरह आपने बताया है ना कि किस तरह आपका कौन सा प्रोसेस कहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। देखिए मेटलर्जी की ना थोड़ी सी डिटेल में बात आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में इशू ना आए। मेटलर्जी पे बात करते हैं अब थोड़ी देर। मेटलर्जी का जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, देखिए आपने देखा है कितने ज्यादा क्वेश्चंस हमने मेटलर्जी पे सॉल्व किए हैं। मेटलर्जी के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने, एक तो बात याद रखनी है कि कॉपर पाइराइट से रिलेटेड आपके बुक में जो एग्जांपल सॉल्व है ना, इसी की एक्सट्रैक्शन है, इसी की प्योरिफिकेशन है, तो इसी वजह से आपने इसी को सॉल्व करना है। मेटलर्जी के प्रोसेस में कॉपर पाइराइट की एग्जांपल है और सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होती है तो आपके जो कॉपर पाइराइट है आपके पास, क्योंकि 3 तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन के, कौन सा यूज होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन यूज होगा। ठीक है, कॉपर पाइराइट की स्पेसिफिकली क्योंकि आपकी बुक में बात हुई है इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस किस तरह और आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में सिर्फ पूछा जाएगा तो आपने 3 बता देने, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। कॉपर पाइराइट की एग्जांपल के साथ भी बता सकते हैं। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है कि आप कॉपर पाइराइट की किस तरह करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन से इसकी कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है जिस ओर की कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है स्टूडेंट्स, उसकी अब क्या होगा कि आपने फर्दर हीटिंग करनी है, जिसमें आपके पास 3 प्रोसेस आ जाते हैं। फर्दर रोस्टिंग है और ये सारे के सारे प्रोसेस कॉपर पाइराइट के लिए हैं। ठीक है, स्मेल्टिंग है और पेसिमराइजेशन है। ये कॉपर पाइराइट की ही बात हो रही है क्योंकि हमारी बुक में कॉपर पाइराइट की ही बात हुई है। कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, कॉपर पाइराइट वो ओर है जिससे कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होती है। अब जब कॉपर पाइराइट की बात आप करेंगे कॉन्सेंट्रेशन में तो आप सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। ठीक है, कि एक फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की तो आपने तीनों प्रोसेस बताने, रोस्टिंग भी, स्मेल्टिंग भी और बेसिमराइजेशन भी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं। लास्ट स्टेप क्या है मेटलर्जी का, लास्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग किस तरह से होती है, आप सबको याद है कि इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से हमने रिफाइनिंग की थी। ब्लिस्टर कॉपर था, ठीक है, जो कि बेसिमराइजेशन से हमें ऑब्टेन हुआ था और फर्दर हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की है। तो जब पेपर में ये क्वेश्चन आना है ना स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि आपने इसको एक्सप्लेन करना है कॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपर पाइराइट की एक्सट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, कॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करें या बताएं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपसे मेटल के बारे में, मिनरल के बारे में, ओर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पूछा जाए, कॉपर की एग्जांपल नहीं भूलनी क्योंकि कॉपर की एक्सट्रैक्शन पे हमारा ये बहुत ज्यादा मेटलर्जी का जो प्रोसेस है ना ये बेस कर रहा है। इंडस्ट्रियली बात नहीं कर रही, हमारी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि हमने कॉपर पाइराइट को एज एन एग्जांपल रख के पूरा मेटलर्जी का जो प्रोसेस है वो समझा है। ठीक है, इसलिए इस बात को नहीं भूलना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपके मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में और कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं वो भी याद रख लें। मिनरल और ओर का डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। व्हाट इज, लिख लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स के जब मिनरल और ओर में सेपरेशन जो डिफरेंस है, जब आप उस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रहे हो तो बाकी एग्जांपल्स तो लिखें, वो तो जरूरी है, साथ ही साथ आपने कॉपर पाइराइट की एग्जांपल जरूर लिखनी है। कॉपर पाइराइट पे मेरा इतना फोकस इसलिए क्योंकि ये आपकी बुक में यूज हुई हुई एग्जांपल है। मेटलर्जी का पूरा प्रोसेस आप कॉपर पाइराइट की बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया, इस वजह से आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिटेल में आना चाहिए। स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन से रिलेटेड 2 डायग्राम्स हैं हमारी बुक में, वो भी आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछा जाता है, व्हाट इज मैट। तब भी आपने कॉपर पाइराइट की जो एग्जांपल पढ़ी है ना वो लाजमी लिखनी है। ये ना हो कि मैट के बारे में वैसे तो आप बात करते हैं लेकिन ये ना बताएं कि मैट आप कह किसको रहे हैं, कॉपर पाइराइट की एग्जांपल की हेडिंग दे के लिखना है। ठीक है, व्हाट इज मैट भी पूछा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो जरूर लिखना है, वो अलहदा से पूछा जाएगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी गया। ठीक है, और आपने याद रखना है कि इसमें जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना मेटलर्जी के प्रोसेस में वो कॉपर से रिलेटेड है, तो कॉपर को तो आपने भूलना नहीं है। ठीक है, इसके जितने प्रोसेस थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि आपसे रोस्टिंग, बेसिमराइजेशन, स्मेल्टिंग ये सब अलग-अलग भी पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस लिखें, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ, आपने डेफिनेशन लिखनी है।
डेफिनेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि इनके प्रोसेस क्या है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें, डायग्राम जरूर बनाएं। इन सब प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे ही करना है, ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। इन सब प्रोसेसेस में ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और कॉपर पाइराइट की एग्जांपल यूज करके करेंगे ना तो मेटलर्जी का प्रोसेस एक तो समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही एग्जांपल हमारी बुक की है, उसी को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसी को याद रखना है। बाकी तो मेटलर्जी की चीजें हमने पढ़ी थी, वो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ी थी। तो हमने क्योंकि इतनी डिटेल पढ़ ली, हमें ऑलरेडी पता है कि किस तरह से हमने कॉपर की एग्जाम्पल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपके जितने एक्सटेंसिव क्वेश्चन थे वो हमने ऑलरेडी कर लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके ना चैप्टर 16 इंडस्ट्रियल जो केमिकल इंडस्ट्रीज का चैप्टर है, इसमें जितने प्रोसेस है ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये बात आप सबने याद रखनी है। लास्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि आपसे कोई भी स्टेप पूछा जाए इनमें से, आपने उससे पहले मेटलर्जी की डेफिनेशन जरूर लिख देनी है। मेटलर्जी का ये जरूर बता देना है कि वो मेटलर्जी की बात हो रही है, कॉपर पाइराइट का पूछा जाए, रोस्टिंग का पूछा जाए, स्मेल्टिंग का पूछा जाए, पहले बता दें कि ये मेटलर्जी का प्रोसेस है। उसके साथ ही साथ ये भी बता दें कि मेटलर्जी के प्रोसेस में आपके कौन से 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं यही 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। और फिर आप बताएं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन से पार्ट में जाता है, ठीक है, वो कौन से पार्ट का स्टेप है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको समझाने जरूरी थे। इनकी एक दफा दोबारा रिवीजन करें, क्योंकि अगर आप ये रिवाइज कर लेते हैं आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इनमें से एमसीक्यूज आए, शॉर्ट क्वेश्चंस आए, लॉन्ग क्वेश्चंस आए, आपको आता होगा। हमारे पास अब क्योंकि हमने चैप्टर की बहुत ज्यादा रिवीजन कर ली है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रह गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जो हेडिंग्स बताई हैं, उनको जरूर रिवाइज करें। कोशिश करें हेडिंग्स का आपको जरूर आइडिया हो, क्योंकि जब आपको हेडिंग्स पता होंगी तो आप बड़े आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हेडिंग्स लिख के अगर अभी भी सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं। आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करें। अब हमारे इस चैप्टर के सिर्फ एमसीक्यूज रह गए, उसके बाद हमारी पूरी बुक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।